हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए 2025 जैसे ही आया था, वेतन आयोग को लेकर एक खुशी सामने आई थी। उस खुशी की लहर में सबसे इम्पोर्टेंट था जब जनवरी में स्टार्टिंग में ही 8वें वेतन आयोग की गठन के बारे में बताया गया कि 8वें वेतन आयोग को सरकार ने मंजूरी दे दी है। फिर लगा कि शायद 1-2 महीने में अभी कमेटी का गठन हो जाएगा, टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल हो जाएगा, लेकिन 9 महीने होने को हैं, ना तो कमेटी का गठन हुआ है और ना ही देखिए अभी हम कह सकते हैं कि कोई उसको लेकर औपचारिक घोषणा की गई है। जब भी सरकार से सवाल पूछा गया, सरकार ने कहा कि देखिए हम तय समय पर कर देंगे, लेकिन वो तय समय कब है? क्योंकि अगर 25 से पहले सवाल पूछा जाता था, तो सरकार कहती थी अभी 1 साल से ज़्यादा का समय है, सब कुछ डिजिटाइज़ हो चुका है, तो इतना समय नहीं लगेगा। लेकिन 9 महीने अगर मान लीजिए एक कमेटी को गठन करने में लग रहे हैं, तो वेतन आयोग आने में कितना समय लग सकता है? ये सरकार क्या कहना चाह रही है और क्या करना चाह रही है, ये दोनों बातें एक दूसरे से अलग हैं। तो इसको लेकर 19 मांगे, 19 बड़ी मांगे वेतन आयोग के लिए रखी गई हैं। वो 19 मांगे क्या हैं? एक-एक करके विस्तार से अपने आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ हिंट्स जो हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पर, वेतन आयोग में हो पूर्व सैनिकों का भी योगदान, इक्वल एमएसपी, 60% फैमिली पेंशन पूरी उम्र मिलनी चाहिए, कम्यूटेशन, डिसेबिलिटी पेंशन, एक्स पे 6200, पीएमआर रिजर्विस्ट को भी पेंशन, 70% पेंशन मिले ना कि 50%, एफएमए को 1000 से बढ़ाकर 5000 तक किया जाना। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो इन मांग में रखे गए हैं। तो आपकी क्या क्या मांग थी, वो सभी इसमें शामिल हैं या नहीं है? आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और लास्ट में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए चलते हैं आगे सीधा उस डिमांड की तरफ जो हमने रखी है। देखिए ये जो डिमांड है, ये अपेंडिक्स ए है जो उस लेटर का है। फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन, जिसको हम एफवीए नाम से जानते हैं, प्रपोजल टू 8th सेंट्रल पे कमीशन टू कंसीडर फेवरेबली द डिमांड्स ऑफ द वेटरन्स एंड वीर नारीज। इन्होंने बताया कि जो हमारा संगठन है एफवीए, ये लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है एक्स सर्विसमैन का, विद द एफिलिएशन ऑफ मोर देन 162 एक्स सर्विसमैन ऑर्गेनाइजेशंस। 162 से ज़्यादा इसमें एक्स सर्विसमैन संगठन जुड़े हुए हैं और लगभग 12 से 13 लाख मेंबर्स इसके हैं यहाँ पर। रजिस्टर्ड अंडर रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट 21 ऑफ 1860, वाइड रजिस्ट्रेशन नंबर ये, वी हेयर बाई सबमिट द फॉलोइंग प्रपोजल्स टू द कंसिडर्ड फेवरेबली बाय द 8th सेंट्रल पे कमीशन, कि 8वें वेतन आयोग के सामने जो हमारी मांगे हैं वो इन 19 मांगों के माध्यम से हम रख रहे हैं। सबसे पहली मांग क्या है? रिमूवल ऑफ एनोमलीज इन ओआरओपी, कि जो ओआरओपी में विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाना चाहिए। ओआरओपी सरकार ने 7 नवंबर 2015 के लेटर से दिया, नोट फुलफिल द रिक्वायरमेंट एज पर डेफिनेशन। जैसे डेफिनेशन थी 1 रैंक 1 पेंशन, वो ना होके 1 रैंक मैनी पेंशन होकर रह गया है। द गैप ऑफ पेंशन रिड्यूस्ड फ्रॉम 70% टू 15% इन 1973 नीड्स टू बी ब्रिज्ड। जो देखिए 1973 में पहले 70% था पेंशन, उसको घटा के 50% किया गया, उससे जो गैप है वो कम नहीं हुआ, इस गैप को भरना चाहिए। जो बेस ईयर लिया गया ओआरओपी में, मिनिमम और मैक्सिमम ऑफ द बेस ईयर 2013, 2018, 2023, वेयर एज इट शुड बी फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ नोशनल मैक्सिमम पेंशन। अभी तक एवरेज लिया गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था और ये नोशनल मैक्सिमम पर लेना चाहिए था। 17 जनवरी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेटर भी है जिसको यहां पर इन्होंने मेंशन किया है। ओआरओपी वाज ए मच या लॉन्ग पेंडिंग डिमांड ऑफ रिटायरीज फ्रॉम डिफेंस फोर्सेस एंड वेटरन्स वर much happy when government announced it, but they never thought that 97% of veterans will not be benefited as per the definition of OROP framed by the government. जब OROP की घोषणा हुई तो लोगों में खुशी की कह सकते हैं लहर दौड़ गई, लेकिन जब उनको वास्तव में पता चला कि देखिए 97% को इसका लाभ ही नहीं मिल रहा है, तो ये पूरी तरह से उनके सपनों पर पानी फेर दिया इन्होंने। OROP granted is not benefited equally on the basis of the various ranks, but हाईली बेनिफिटेड टू द हाई रैंक्स। यानी ये जो डिफरेंस था, इसमें भी किसी को ज़्यादा फायदा, किसी को कम फायदा, यानी इस तरह की चीज़ें देखी गई जो पूरी तरह से गलत थी। रेफर द टेबल्स, यहाँ पर इन्होंने टेबल्स दिखाया है कि ओआरओपी में क्या डिफरेंस हुआ। यहाँ पर बिटवीन 6 सीपीसी टू 2012 तक टेबल नंबर 1 में है, और 12 से लेके जो ओआरओपी 1 तक की कहानी है वो टेबल नंबर 2 में है।
आप देखिए टेबल नंबर 1 और 2 को। जब दोनों चीज़ें सामने देखी गई तो इन्होंने एवरेज इंक्रीज इन ओआरओपी में बताया कि ओआरस के लिए 12%, जेसीओज के लिए 4.2%, एससीओज के लिए 4.5%, वहीं अगर कमीशन ऑफिसर्स की बात की जाए तो लगभग 21 से 22% की यहां पर बढ़ोतरी देखी गई। तो देखिए कहां जेसीओज को 4%, कहां ऑफिसर्स को 20%, ओआरस को 12%, यानी ये जो है एक्चुअली ओआरओपी का कहते हैं सही तरीके से उपयोग या प्रयोग में लाना नहीं दिखाता है। बिकॉज ऑफ ओआरओपी एंड 7CPC, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया fresh retirees of some ranks are getting less pension in comparison to previous retirees। ऐसा पहली बार देखा गया कि भैया जो अब रिटायर हो रहे हैं वो पहले से कम पेंशन ले रहे हैं, जो ये कंडीशन पूरी तरह से गलत है और इन्होंने इस चीज को बाकायदा प्रॉपर जस्टिफाई भी किया है। जस्टिफिकेशन में क्या लिखा है देखिए, डेफिनेशन फिक्स बाय द पार्लियामेंट नॉट ऑनर्ड एंड वायलेटेड। जो डेफिनेशन पार्लियामेंट ने फिक्स किया था उसका सम्मान नहीं हुआ है और उसको यहां पर वॉयलेट किया गया है। OROP should not be linked with the length of service as lower ranks are forced to retire early। देखिए अगर हम बात करें OROP कम लेंथ की सर्विस है तो कम फायदा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो जल्दी रिटायर हो रहे हैं तो इसमें देखिए सर्विस की कंडीशन है, क्योंकि उनको बताया गया कि भी आपको इस सर्विस में इस रैंक में है तो आपको रिटायर होना है। पे मैट्रिक्स लेवल बी रिवाइज टू करेक्ट द पेंशन टू पोस्ट 1/1/2016 पेंशनर्स। जस्टिस, जैसे हमने बताया 1973 की बात की इन्होंने कि देखिए जो बेनिफिट है वो पेंशनर को नहीं मिल पा रहा है, तो पेंशन ऑफ जेसीओ ओआरस वाज रिड्यूस्ड टू 70% से लेके 50% 1973 में। रिपोर्ट ऑफ वन मैन जुडिशियल कमेटी, हालांकि सरकार ने बोला है कि देखिए हमने उसको खारिज कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन यहां पर बार बार लगातार डिमांड उठती रही है कि ओएमजेसी जो थी उसको आपको लागू करना चाहिए। रिकमेंडेशंस ऑफ द कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज जनवरी 13, जिसमें बताया गया द पेंशन ऑफ प्री 2006 जेसीओआरस पेंशनर्स मे बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ नोशनल मैक्सिमम फॉर द रैंक्स एंड ग्रुप अक्रॉस द 3 सर्विसेज। जो भी देखिए तीनों सर्विसेज में नोशनल मैक्सिमम होगा उसके आधार पे रिवीजन किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 7CPC एंड ओआरओपी 1/1/16 से बात की जाए, एनसीओ जेसीओ ऑनररी लेफ्टिनेंट कैप्टन हैज बीन रिड्यूस्ड, हमने उस टेबल में भी आपको देखा था। जो कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट थी उसको भी देखिए वोलेट किया गया है। ओआरओपी बेनिफिट टू प्री मैच्योर रिटायरीज, देखिए सबसे बड़ी मांग थी कि देखिए जो प्री मैच्योरीज बताया गया आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, जितने भी आर्म्ड फोर्सेस हैं एक्चुअली वो प्री मैच्योर रिटायरीज की कैटेगरी में आते ही नहीं है। और हालांकि देखिए एएफटी ने जजमेंट भी दे दिया है और 1-2 पीपीओ भी निकले हैं अभी, उम्मीद करते हैं कि देखिए इस मुद्दे पर कुछ बात बन गई हो, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा था कि देखिए प्री मैच्योर रिटायरीज के नाम पर इनको यहां पर बताया गया कि आपको ओआरओपी का लाभ नहीं मिलेगा, और ये देखिए आर्टिकल 14 और 16 का सीधा सीधा उल्लंघन दिखाई दिया। जस्टिफिकेशन भी वही है कि ऑलरेडी देखिए एएफटी दिल्ली का यहां पर जजमेंट आ चुका है। तीसरा पॉइंट, इंप्रूवमेंट इन पे मैट्रिक्स लेवल। 7वें वेतन आयोग में 3 से लेकर 14 तक डिफरेंट रैंक्स में पे मैट्रिक्स बनाई गई, विच आर टू लो इन कंपेरिजन टू सिविल काउंटर पार्ट्स। लेकिन जब सिविल काउंटर पार्ट से कंपेयर करते हैं तो ये काफी कम था। द अमाउंट फिक्स फॉर सैलरी शुड स्टार्ट टू सिपाही, देखिए कम से कम लेवल 4 होना चाहिए सिपाही का, जो अभी लेवल 3 है। कॉन्सिक्वेंटली 1 लेवल हाइयर देन द अदर रैंक्स, जितने भी ओआर हैं उनका 1 लेवल हाई होना चाहिए। इट has also been noticed that pay structure of JCO, NCO, OR has been reduced in 7 CPC tables. It has resulted in the reduction in the pay and subsequently in pension. इससे पेमेंट कम हुआ और उसकी वजह से देखिए यहाँ पर पेंशन भी कम हुई। This is directly affecting morale of the serving soldiers. This has reduced या resulted in reduction of the no increase in pension of past soldiers in OROP। और ये पूरी तरह से कहते हैं गलत तरीके से हुआ, और जो 7वें वेतन आयोग की स्पिरिट थी उसको वोलेट किया गया। At higher level officers are commanding the troops, but NCOs, JCOs are playing major role in implementing a task on ground। देखिए ऊपर वो प्लान बनाते हैं, इंप्लीमेंट कराते हैं चीज़ों को, अच्छी बात है, लेकिन जो मेन रोल है इंप्लीमेंट कराने का ग्राउंड पर वो NCO, JCOs का होता है। तो इसलिए जो उनकी फिक्सेशन है वो भी सही तरीके से होना चाहिए। पे मैट्रिक्स जैसे मैंने बताया उसमें जो एनिमलीज हैं उनको रिमूव करना चाहिए और कम से कम +1 यहां पर इंक्रीमेंट इनको देना चाहिए। +1 का मतलब है अगर अभी लेवल 3 में है तो लेवल 4 में। रिजर्विस्ट पेंशनर एक ऐसा बड़ा मुद्दा बना हुआ है, देखिए सर्विस ने उनको कह सकते हैं कि अपने हिसाब से उस टाइम बुलाया सर्विस में, फिर सर्विस में उनको बोला कि भाई युद्ध खत्म हो चुका है आप अपने घर जाइए, लेकिन उनको जो है एक फिक्स पेंशन दी गई। क्या फिक्स पेंशन से किसी का गुजारा हो सकता है?
अगर नहीं हो सकता है तो उनको ओआरओपी के दायरे से बाहर क्यों रखा गया है? डिनाइल ऑफ ओआरओपी बेनिफिट्स टू रिजर्विस्ट इज ए मेजर डिस्क्रिमिनेशन एज दे हैव सेक्रीफाइस मोर देन द रेगुलर सोल्जर्स। क्योंकि उन्होंने युद्ध में योगदान दिया है, तो ऐसी स्थिति में उनको छोड़ना ये देखिए पूरी तरह से गलत है। रिजर्विस्ट सेक्रीफाइस मोर देन द रेगुलर आर्मी, दे थॉट वेरियस वार्स व्हेन कॉल्ड बाय द आर्मी। उन्होंने लड़े हैं वहां पर, दे फोर्ट। दे वर नॉट एबल टू एस्टेब्लिश एनी बिजनेस और ज्वाइन एनी परमानेंट सिविल जॉब बिकॉज दे वर बाउंड टू अटेंड पीरियडिकली ट्रेनिंग प्रोग्राम एप्लीकेबल एज पर रिवर्स रिजर्व पॉलिसी। तो द स्ट्रेंथ जो है ऑफ द लिविंग रिजर्विस्ट इज वेरी लो एंड विल नॉट नीड ए बिग फाइनेंस बजट। इसमें देखिए ज़्यादा फाइनेंशियल बजट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सरकार से देखिए लगातार ये मांग करती जा रही है कि देखिए उनको नोशनली अगर आप कहें तो सर्विस 15 साल बना के उनको एक पेंशनल दी जानी चाहिए, ओआरओपी का लाभ भी उनको दिया जाना चाहिए। इक्वल एमएसपी टू ऑल रैंक्स। मिलिट्री सर्विस पे वाज ग्रांटेड टू आर्मी पर्सनल लुकिंग टू द लाइफ हजार्ड एंड हार्डशिप ऑफ द आर्मी सर्विस। इट इज नॉट एन अलाउंस विच नीड्स टू बी कैलकुलेटेड रेशनली विद द डिफरेंट सैलरी अमाउंट, बट वो हार्डशिप के लिए दिया जाना एक कह सकते हैं कि दिया जाता है। तो उसको आप ये नहीं समझ सकते कि भैया ये अलाउंस है और ये आपकी बेसिक पे के हिसाब से होना चाहिए। तो ये जो आपका है सबको सेम दिया जाना चाहिए। और जो 7 सीपीसी में देखिए 5200, 10,800, 15,500 दिया गया, ये सही नहीं था। इसके बारे में लगातार बात चलती रही है। सरकार ने बोला देखिए इसको हम 8 सीपीसी में रख देंगे, लेकिन मेन पॉइंट ये है कि वो अपने इस पॉइंट को किस तरह से लीड करते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट जाएगा उस पे कमीशन में होगा कौन से अधिकारी लोग बैठे होंगे, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आगे देखिए उस पॉइंट के लिए भी एक यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दी गई है। एनोमली इन पे फिक्सेशन ऑफ ग्रुप एक्स, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए अभी 19 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई भी होने वाली है। जो बाइफर्केशन कर दिया गया ग्रुप्स का, एक्स ग्रुप को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 2016 से पहले के रिटायरीज हैं 3600, बाद के को 6200, जबकि एक ही जो ट्रेड है उस एक ट्रेड से दोनों साथ में आगे गए हैं। तो ये पूरी तरह से गलत था, डिस्क्रिमिनेटरी था। अब इसको लेकर क्या आउटपुट आता है उसके बारे में नजर लगी रहेगी, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि सरकार ने जो किया ये पूरी तरह से इलॉजिकल था। एनोमली इन लिबराइज स्पेशल एंड एनहेंस फैमिली पेंशन, हम लगातार इन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते रहे हैं और बहुत ज़्यादा हमने डिस्कस किया है कि जो फैमिली पेंशन है, देखिए जब हस्बैंड नहीं रहते हैं तो उस टाइम बच्चे और वाइफ का जो है खर्चा वो बढ़ जाता है, कम नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में उनकी जो पेंशन है 7 साल बाद या 10 साल बाद कम नहीं होनी चाहिए और उनको वही पेंशन मिलनी चाहिए जो उनके हस्बैंड को, यानी 50% ऑफ बेसिक पे का पेंशन जो रूल है वो उनको एज इट इज मिलना चाहिए। पे एंड पेंशंस ऑफ सोल्जर्स ऑफ असम राइफल्स, यहां पर देखिए असम राइफल्स के लिए भी मेंशन किया गया है कि जो असम राइफल के सोल्जर्स हैं वो भी ड्यूटी जैसे आर्मी के सोल्जर्स करते हैं ऐसे ही करते हैं। तो उनकी फैसिलिटी भी कुछ बराबर है, लेकिन जो फैसिलिटीज बराबर नहीं है उनको बराबर किया जाना चाहिए। मॉनेटरी बेनिफिट्स टू ऑल ऑनरी रैंक्स, एक बहुत बड़ा कह सकते हैं बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है कि आखिर ऑनरी रैंक्स आप दे रहे हो तो उसको मॉनेटरी बेनिफिट्स क्यों नहीं दे रहे हो। ऑनरी रैंक्स को भी मॉनेटरी बेनिफिट्स दिया जाना चाहिए और ये एक बहुत बड़ी डिमांड है। चाहे आप ऑनरी कैप्टन की बात करें, लेफ्टिनेंट की बात करें, या हम देखिए ऑनरी हवलदार की बात करें, नायब सूबेदार की बात करें, ऐसे बहुत सारी रैंक है जिनको ऑनरी रैंक तो दिया जाता है लेकिन उनको उसका बेनिफिट नहीं दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जिनको बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है उनको भी बेनिफिट दिया जाना चाहिए। अग्निवीर स्कीम को समाप्त करना चाहिए और ये देखिए यहाँ पर इनकी डिमांड्स है। अग्निवीर हैव ए वेरी लेस एक्सपीरियंस, कैन नॉट फाइट स्ट्रांगली एज रेगुलर सोल्जर्स। हालांकि देखिए इन्होंने बहुत सारे अपने पॉइंट्स रखे हैं। सरकार ने भी अपनी तरफ से देखिए दिखाया कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसमें अग्निवीर का काफ़ी योगदान था, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई। इसका मतलब देखिए ये चीज़ें सरकार की नज़र में है और सरकार इनको चेंज तो नहीं करने वाली है, एबोलिश तो नहीं करने वाली है, हाँ, लेकिन शायद इनका पीरियड जो है बढ़ा दे, यानी जो 25% है उसको शायद बढ़ाकर 50% कर दे। लेकिन ये देखा जाएगा सर्विस पहले बैच के बाद में कि सर्विस का क्या प्लान रहता है। इंक्लूजन ऑफ डिफेंस एंड वेटरन मेंबर इन पे कमीशन, सबसे बड़ा डिमांड जो है, इन एब्सेंस ऑफ मेंबर ऑफ डिफेंस एंड वेटरन सेगमेंट इन पे कमीशन प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स एंड फैक्ट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड बिफोर द पे कमीशन एंड ए लार्ज डिस्क्रिमिनेशन अराइजेज इन द रिकमेंडेशन ऑफ द। तो देखिए जो डिफेंस की तरफ से भी यहाँ पर एक मेंबर होना चाहिए जो देखिए डिफेंस की चीज़ों को जानता हो, समझता हो, ताकि वो अपनी चीज़ों को वहाँ पर रख सके। क्योंकि देखिए ये इन्होंने बताया पहले पे कमीशन में भी कुछ डिफरेंस हुआ था। फॉर एग्जाम्पल पेंशन ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी नेवी एयर फोर्स वाज 1000
एंड 416 फॉर हाईएस्ट सिविल सर्वेंट अप टू 1972। हालांकि छठे वेतन आयोग में दोनों को इक्विटी कर दिया गया, 45,000 कर दिया गया, और अभी सही चल रहा है। इन मैक्सिमम फॉरेन कंट्रीज सोल्जर्स आर पेड हायर अमाउंट इन कंपेरिजन टू द सिविलियंस की बात करें इंडिया में, तो देखिए सोल्जर्स को है कुछ एक्स्ट्रा दिया जाता है, लेकिन यहां पर देखिए कम दिया जाता था, फिर उसको बराबर किया गया, लेकिन वो बराबर चला रहा है। रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस की बात की जाए, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी देखिए आपको मिलना चाहिए। फॉर रिस्क एंड हार्डशिप आर्मी पर्सनल डिजर्व हायर सैलरी एंड बेनिफिट बट नो वन रेज द फैक्ट बिफोर पे कमीशन। रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड ऑफ पेंशन, अभी तक 15 साल है, इसको लेकर लगातार हम अपनी आवाज उठाते रहे कि इसको घटाकर 12 साल किया जाना चाहिए, और इसको लेकर देखिए सरकार ने बोला था कि हम देखिए इसको 8वें वेतन आयोग में पुटअप करेंगे पॉइंट्स को। डिसेबिलिटी पेंशन एक ऐसा मुद्दा है जो अक्टूबर 23 के बाद में और ज्यादा तूल पकड़ चुका है। सरकार से डिमांड की जा रही है कि देखिए उस पॉलिसी को रिव्यू करे और उस पॉलिसी को हो सके तो देखिए बंद करे, जिसमें सैनिकों को, क्योंकि हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, जहां भी गए हैं सरकार को देखिए वहां पर नुकसान हुआ है। सरकार को अपनी कह सकते हैं कि जो इमेज थी वो डेटोरेट होती नजर आ रही है, कि ऐसा जहां भी जा रहे हैं सब ये बोल रहे हैं कि आप अपने सैनिकों के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो आपको इन पॉलिसीज के बारे में भी सोचना होगा। वंस ए सोल्जर बिकम डिसेबल्ड ही नीड्स लाइफ सपोर्ट टू सर्वाइव एंड नेसेसिटीज रिमेन same irrespective of rank and salary. Disabled soldiers are released against their will because of their disability. Hence, a proper rehabilitation should be ensured by sanctioning authority. Financial support, सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। डिफेंस विडोज पेंशन टू बी इंक्रीज इक्वल टू ईएसएम पेंशन। फिर वही बात देखिए कि ये जो आपका पॉइंट है, उनको 60% जो पेंशन है फिक्स मिलनी चाहिए, 7 साल बाद या 10 साल बाद उसको आधा नहीं कर देना चाहिए। एक्सपेंस इंक्रीज हो जाते हैं। Maximum widows of JCO ORs are jobless, no support of husband after death. यूनिफॉर्म फिटमेंट फैक्टर टू ऑल रैंक्स, जैसा 7 CPC में देखा गया 2.57, 2.72, 2.81, 2.78, यानी 4 फिटमेंट फैक्टर्स बन गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, फिटमेंट फैक्टर शुड बी सेम। और अगर फिटमेंट फैक्टर आपको बढ़ाना है तो जितनी भी लोअर रैंक्स है, जिनका बेसिक कम है, उनका फिटमेंट फैक्टर आप ज्यादा दीजिए, जिनका बेसिक ज्यादा है उनका फिटमेंट फैक्टर कम दीजिए। मॉनेटरी बेनिफिट अगेंस्ट एग्जाम्पलरी कैरेक्टर, अगर कोई एग्जाम्पलरी कैरेक्टर लेकर रिटायर हो रहा है तो उसको कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स दिया जाना चाहिए, चाहे आप कह सकते हैं कि एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा दे दीजिए उसको। एडिशनल पेंशन बी इंक्रीज एट द एज ऑफ 70 ईयर्स। देखिए 80 ईयर्स अभी इतना सिंपल नहीं है कि भैया 80 साल से ऊपर शुरू करते हैं, इसको 70 ईयर्स के आसपास तक लाना चाहिए, ताकि जो अभी कंडीशंस हैं उन चीज़ों को भी फुलफिल किया जा सके। टाइम स्केल प्रमोशन फॉर जेसीओ एंड ओआर सिमिलर टू ऑफिसर्स कैडर, जैसे ऑफिसर्स कैडर में बात की जाए तो जो उनका प्रमोशन होता है वो टाइम स्केल प्रमोशन होता है, तो ऐसा ही देखिए जेसीओआर की रैंक में भी किया जाना चाहिए टू प्रोवाइड एश्योर्ड प्रमोशन टू कीप द कैडर या मोरल ऑफ द ट्रूप्स हाई। इसमें हम एक चीज और जोड़ सकते हैं, जो एमएससीपी कॉन्सेप्ट है, देखिए आप 5 साल के हिसाब से लेकर आइए, 5 साल में पहला एमएससीपी, 6 साल में जो भी करना है, यानी तीनों जो एमएससीपी हैं वो हर एक इंडिविजुअल को मिलने चाहिए, ये ऐसा प्रोविजन भी यहां पर होना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो पॉइंट है यहां पर, फिक्स मेडिकल अलाउंस। प्रेजेंटली द फिक्स मेडिकल अलाउंस इज ₹1000। जो भैया मेडिकल फैसिलिटीज नहीं ले रहे हैं ईसीएचएस और एमएस से, उनको देखिए ₹1000 पर मंथ दिया जाता है, बट ये अमाउंट बहुत मीगर है, इसको बढ़ाकर ₹5000 पर मंथ किया जाना चाहिए, और ये 1000 देखिए बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। Keeping in view of the inflations and the cost of the medical expenses in present environment, it should be considered necessary that the fixed medical allowance should be increased to ₹500,000 पर मंथ। तो ये देखिए जो 19 डिमांड्स थी, जो 19 पॉइंट्स थे, बहुत महत्वपूर्ण है। सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं कह सकते हैं फुल डिटेल्ड में और डेलिबरेटली बनाए गए हैं, ताकि सरकार के पास ये पॉइंट्स रखे जा सकें, और इसमें से कम कुछ पॉइंट्स तो ऐसे हों जो सरकार को क्लिक करे कि भैया 8वें वेतन आयोग में इनको हम रख सकते हैं। तो ये पॉइंट्स और ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।